365 डेज़ नाम की एक मूवी हमें 2000 के अंदर एक तरह से 2020 के अंदर हमें देखने को मिली थी और उसका दूसरा पार्ट हमें देखने को मिला था एक तरह से 365 डेज़ दिस डे और इसी के बाद एक अपकमिंग मूवी आ रही है। तो आज हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमें देखने को मिला था 2022 के अंदर। ये एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी है और रोमांस इसके अंदर भर भर कर आपको देखने को मिलेगा। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों इसके बारे में अब एक तरह से जानना चालू करते हैं। द नेक्स्ट 365 डेज पोलिश कॉलेज ने 365 डीएनआई एक 2022 पोलिश कामुक ड्रामा फिल्म है जो बारबरा बियालोविस और टोमास मेंडेज द्वारा निर्देशित है। 365 डेज दिस डे 2022 की अगली कड़ी के रूप में काम करते हुए यह ब्लैंका लिपिंस्का के त्रयी के तीसरे उपन्यास पर आधारित है और इसमें अन्ना मारिया सिक्लुका, मिशेल मोरोन, सिमोन सुसिन्ना, मैग्डेलेना लैम्पार्स्का और ओटार सारालित्जे शामिल है। अपने पूर्ववर्तियों की तरह फिल्म की सार्वभौमिक रूप से निंदा की गई। एक कथानक मासिमो अपने जुड़वां भाई एड्रियानो की कब्र पर जाता है जो पिछली फिल्म की घटनाओं के दौरान मारा गया था। फिर वह लॉरा की जांच करता है जो बच गई और एड्रियानो के हमले से ठीक हो रही है। डॉक्टर की सलाह के बावजूद कि जब तक उसके ठीक होने का समय न हो जाए तब तक कोई अंतरंगता न करे, यौन रूप से निराश लॉरा अपनी एक व्यावसायिक बैठक के दौरान मासिमो को बहकाती है। बाद में अपनी सबसे अच्छी दोस्त ओल्गा के साथ आराम करते समय लॉरा अपने चमत्कारी अस्तित्व पर विचार करती है और सोचती है कि उसे अपने दूसरे मौके के साथ क्या करना चाहिए। फिर उसे नाचो का फोन आता है जो उससे झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। लॉरा उसे झिड़क देती है लेकिन ओल्गा के सामने स्वीकार करती है कि शादीशुदा होने के बावजूद वह मासिमो के प्रतिद्वंद्वी के प्रति अपने मजबूत आकर्षण से जूझ रही है। दोस्त आराम करने के लिए एक क्लब में जाते हैं और लॉरा बाद में मासिमो से मिलती है और एक निजी स्ट्रिप प्रदर्शन देखने के बाद वे सेक्स करते हैं। हालांकि मासिमो अभी भी लॉरा के नाचो के साथ एक निजी द्वीप पर भागने से परेशान है और उस पर उसे धोखा देने का आरोप लगाता है। वह अब भी परेशान है कि उसने उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में नहीं बताया था। लॉरा ने अपने परिवार पर आरोप लगाया कि यही कारण है कि उसने अपना बच्चा खोया। अगली सुबह मासिमो यौन संबंध बनाकर लॉरा के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसके बजाय नाचो की कल्पना करना शुरू कर देती है और जब उसे पता चलता है कि वह विचलित है तो वह रुक जाता है। मासिमो अपने सहयोगियों के साथ एक किंग क्लब में जाता है लेकिन लॉरा को धोखा नहीं देता है। अपनी शादी टूटने की आशंका से परेशान लॉरा फैशन में अपने करियर को आगे बढ़ाने और एक ब्रांड एम्बेसडर बनने में व्यस्त रहती है। उसे और ओल्गा को लागोस फैशन मेले में आमंत्रित किया जाता है और वे पुर्तगाल की यात्रा करते हैं जहां नाचो संयोग से एक सर्फिंग प्रतियोगिता के लिए रह रहा है। लॉरा उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन उसके बारे में तीव्र यौन सपने देखना बंद नहीं कर पाती है। अंततः वे एक क्लब में एक दूसरे से मिलते हैं जहां फैशन शो हो रहा है और बातचीत साझा करने के बाद लॉरा उसे चूमती है और अंततः वे समुद्र तट पर सेक्स करते हैं। नाचो ने खुलासा किया कि उसने मासिमो की जान बचाई क्योंकि वह जानता था कि लॉरा उससे प्यार करती है और यद्यपि वह भी उससे प्यार करता है वह उसका इंतजार करेगा और उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करेगा। लॉरा अपने होटल लौटती है जहां क्रोधित मासिमो उसके व्यवहार को लेकर उससे भिड़ जाती है। लॉरा तलाक की धमकी देती है और स्थान का अनुरोध करती है और मासिमो अनुपालन करता है।
लॉरा अपने माता पिता के साथ पुनर्मिलन के लिए पोलैंड लौटती है और स्वीकार करती है कि उसे यकीन नहीं है कि वह वास्तव में किससे प्यार करती है। उसकी माँ का मानना है कि यह उसका लगभग 30वां जन्मदिन है, जिसका मतलब है कि मासिमो से उसकी पहली मुलाकात हुए लगभग 1 साल हो गया है और वह अपनी बेटी को अपनी खुशी को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती है। लॉरा बाद में अपने और अन्य 2 पुरुषों के साथ त्रिगुट का सपना देखती है। उसे ओल्गा का फोन आता है, जो उसे चेतावनी देती है कि मासिमो को नाचो के साथ उसके संबंध का ए बारे में पता है और ओल्गा को चिंता है कि मासिमो उसकी हत्या कर देगा। शांत लॉरा ने फैसला किया कि उसे मासिमो से मिलने के लिए सिसिली लौटना होगा। जब वह आती है तो उसे पता चलता है कि नाचो ने उसके ड्राइवर के रूप में खुद को पेश किया है। वह बताता है कि लॉरा के लिए उसकी भावनाएं पहली नज़र का प्यार नहीं थी, बल्कि दोस्ती से बढ़ा प्यार था और वह उससे अपने साथ रहने के लिए विनती करता है। लॉरा कहती है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए और नाचो एक बार फिर प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो जाता है। लॉरा की मुलाकात मासिमो से समुद्र तट पर होती है। वह अपने पहले नियंत्रित व्यवहार और बच्चे को खोने के बाद लॉरा का समर्थन करने के लिए उपलब्ध नहीं होने के लिए क्षमा प्रार्थी है। जब लॉरा नाचो के साथ अपने संबंध का मुद्दा उठाती है, तो मासिमो बताता है कि उसके पिता ने उसे प्यार के लिए दबाव न डालने के मूल्य के बारे में सिखाया था। वह उससे निर्णय पूछता है कि वह किस पुरुष को चुनेगी, लेकिन लॉरा कोई उत्तर नहीं देती है। कास्ट करें। लॉरा बील के रूप में अन्ना मारिया सिक्लुका, डॉन मासिमो टोरिसेली के रूप में मिशेल मोरोन, नाचो के रूप में सिमोन सुसिन्ना, ओल्गा के रूप में मैग्डेलेना लैम्पार्स्का, डोमेनिको के रूप में ओटार सारालित्जे, क्लारा बील के रूप में इवा कास्प्रजिक, टोमास बील के रूप में डेरियस जकुबोव्स्की, डॉन फर्नांडो माटोस के रूप में रेमन लंगा, टोमासो के रूप में टोमास मैंडेस, एमिली के रूप में नतालिया सिविक, अमेलिया के रूप में करोलिना पिसारे। उत्पादन फिल्मांकन 2021 में इटली और पोलैंड के आसपास के क्षेत्रों में शुरू होने वाला था, जिसमें अन्ना मारिया सीक्लुका और मैग्डेलेना लैम्पार्स्का पहली 2 फिल्मों से अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे थे। 2-3 मिशेल मोरोन को भी अपनी भूमिका दोबारा निभाने की पुष्टि की गई थी। 4 रिलीज द नेक्स्ट 365 डेज 19 अगस्त 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। 5-6 स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर ब्लैंका लिपिंस्का, जन्म 22 जुलाई 1985, एक पोलिश लेखिका है जो 365 दिन से शुरू होने वाली अपनी कामुक त्रयी के लिए जानी जाती है। पहले और दूसरे उपन्यास को 2020 और 2022 की फिल्मों में रूपांतरित किया गया, जिसके लिए उन्होंने पटकथा का सह लेखन किया और जिसमें उन्होंने एक कैमियो किया। 1-2-3 जीवनी उनका जन्म दक्षिण पूर्वी पोलैंड के पुलावी में मालगोर्जाटा और ग्रेज़गोर्ज लिपिंस्की के घर हुआ था। 4 हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने माध्यमिक विद्यालय के बाद कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई पूरी की। 5 लेखक बनने से पहले लिपिंस्का ने एक चिकित्सक सम्मोहनकर्ता के रूप में काम किया था। वह खेल और फिटनेस के साथ साथ नौकायन का भी आनंद लेती है। 6 कार्य 2019 में अन्ना मारिया सिक्लुका, मिशेल मोरोन और लेखिका ब्लैंका लिपिंस्का। लिपिंस्का की 3 पुस्तकें एक त्रयी का हिस्सा है। वे पहली बार पोलिश में प्रकाशित हुए थे। पहली पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद जनवरी 2021 में जारी किया गया था, जबकि दूसरी दैट डे 2022 में जारी की गई थी।
7 तीनों पुस्तकों की घटनाएं एक दूसरे के कुछ महीनों के भीतर घटित होती है। 8 लिपिंस्का ने कहा कि उनकी कामुक त्रयी की प्रेरणा 50 शेड्स ऑफ ग्रे और सिसिली की एक निजी छुट्टी यात्रा थी। 6 उन्होंने रचनाओं को अर्ध आत्मकथात्मक बताया है। 7 365 डीएनआई वाइडोनिक्टो एडिप्रेसे पोल्स्का वारसजावा 2018 365 दिन अंग्रेजी संस्करण 2021 10 दिन वाइडोनिक्टो एडिप्रेसे पोल्स्का वारसजावा 2018 365 दिन यह दिन अंग्रेजी संस्करण 2021 कॉलेज ने 365 डीएनआई वाइडोनिक्टो एगोरा वारसजावा 2019 फिल्म को 6 समीक्षाओं के आधार पर 0% अनुमोदन रेटिंग मिली है। अन्ना मारिया सिक्लुका केएलयूटीएसके शेह केएलओटीएसके जन्म 31 मई 1992 एक पोलिश अभिनेत्री है। वह कामुक ड्रामा फिल्म 365 डेज 2020 में अपनी प्रमुख भूमिका के लिए जानी जाती है। प्रारंभिक जीवन सिक्लुका का जन्म पूर्वी पोलैंड के सबसे बड़े शहर ल्यूबेल्स्की में हुआ था। उनके पिता जेर्जी एंटोनी सिक्लुक एक वकील है। उन्होंने एएसटी नेशनल एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स के व्रोक्ला स्थित कठपुतली संकाय में अध्ययन किया और 2018 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह धारा प्रवाह पोलिश, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन बोलने में सक्षम है। 3 कैरियर 2019 में अन्ना मारिया सिक्लुका, मिशेल मोरोन और लेखिका ब्लैंका लिपिंस्का। अक्टूबर 2019 में वह पोलिश टेलीविजन श्रृंखला ना डोब्रे आई ना ज़ेले के एक एपिसोड में दिखाई दी, जो पैरामेडिक्स और अस्पताल के कर्मचारियों के जीवन पर केंद्रित थी। 4 उन्होंने कामुक ड्रामा फिल्म 365 डेज 2020 और सीक्वल में मिशेल मोरोन के साथ लॉरा बील की भूमिका निभाते हुए अपनी फिल्म की शुरुआत की। उन्होंने फिल्मांकन को एक चुनौती बताया और शुरुआत में स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भूमिका स्वीकार करने में झिझक रही थी। 5 फिल्म को बहुत ही नकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन यह दुनिया भर के कई देशों में लोकप्रिय थी। न्यूज़वीक के अनुसार यह 2020 में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नेटफ्लिक्स फिल्म थी। 6-7-8 सिक्लुका को इसके लिए नामांकित किया गया था। उनके दर्शन के लिए सबसे खराब अभिनेत्री का गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार। फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2020 365 दिन लॉरा बील 2022 365 दिन यह दिन लॉरा बील टोरिसेली अगले 365 दिन लॉरा बील टोरिसेली चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2019 ना दोब्रे और ना ज़्लो एनिएला ग्रेबेक एपिसोड जुत्रो बेडजीमी सेस्लिवी 2021 टूजा ट्वार्स ब्रज़मी ज़्नाज़ोमो प्रतियोगी सीजन 14 7वां स्थान मिशेल मोरोन इतालवी उच्चारण एमाइकेली मोरोन जन्म 3 अक्टूबर 1990 एक इतालवी अभिनेता, मॉडल, गायक और फैशन डिजाइनर है जो इतालवी और पोलिश दोनों फिल्मों में दिखाई देते हैं। उन्हें 2020 के कामुक रोमांटिक ड्रामा 365 डेज और 2022 में इसके सीक्वल 365 डेज दिस डे और द नेक्स्ट 365 डेज में मासिमो टोरिसेली की भूमिका निभाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। प्रारंभिक जीवन मोरोन का जन्म 3 अक्टूबर 1990 को रेजियो कैलाब्रिया, इटली में हुआ था। वह 4 बच्चों में सबसे छोटा है और उसकी 3 बहनें हैं। उनके पिता एक निर्माण श्रमिक के रूप में काम करते थे और 2003 में उनकी मृत्यु हो गई जब मोरोन 12 वर्ष के थे। 4 उनकी मां एंजेला एक दर्जी और उनके पिता
नताले दोनों बिटोंटो से थे, लेकिन बेहतर रोजगार के अवसर खोजने के लिए जब उनके बच्चे छोटे थे तो वे मेलेग्नानो चले गए। 5. 11 साल की उम्र में हैरी पॉटर फिल्म देखने के बाद मोरोन ने अभिनेता बनने का फैसला किया। 4. उन्होंने अपने मिडिल स्कूल में स्कूल के बाद के कार्यक्रम में अभिनय करना शुरू किया। 6. बुरे व्यवहार के कारण रोके जाने के बाद मोरोन ने हाई स्कूल का अपना पहला वर्ष दोहराया। 7. इसके बाद उन्होंने पाविया शहर के एक थिएटर टीट्रो फ्रेस्चिनी डी पाविया में पेशेवर अभिनय का अध्ययन किया। 8. कैरियर अभिनय 2019 में मिशेल मोरोन, अन्ना मारिया सीक्लुका और लेखिका ब्लैंका लिपिंस्का। मोरोन का अभिनय करियर 2011 में सेकेंड चांस में रिकार्डो की भूमिका निभाकर शुरू हुआ। 8. पियरजियोर्जियो सेडिटा द्वारा निर्देशित 3 एपिसोड की वेब श्रृंखला 9 जिसे एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था। वह 2012 में इटालियन गर्ल बैंड मके के एक संगीत वीडियो में भी दिखाई दिए। क्षेत्र में अधिक अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्होंने लघु फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया। उन्होंने इल टेम्पो डी उना सिगारेटा और ई ला वीटा कॉन्टिनुआ में अभिनय किया। 8. उन्हें चे डियोसी अयुती नामक एक ड्रामा शो में दिखाया गया था। उनकी परियोजनाओं में इतालवी टीवी श्रृंखला शामिल है, जिसमें कम अन डेल्फिनो 2011, प्रोवासी एंकोरा 2015, स्क्वाड्रा एंटीमाफिया 2015, सिरेन 2016, रेनाटा फोंटे 2017, इल प्रोसेसो द ट्रायल 2018 और मेडिसी 2018। 8. 2016 में उन्होंने डांसिंग विद द स्टार्स बैलांडो कॉन ले स्टेल के इतालवी संस्करण के 11वें सीजन में भाग लिया, जहां वह दूसरे स्थान पर रहे। 2019 में मोरो ने बार ग्यूसेप में लुइगी की मुख्य भूमिका निभाई। 2020 में 365 डेज में माफिया क्राइम बॉस मासिमो टोरिसेली की मुख्य भूमिका निभाने के बाद मोरोन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए। फिल्म को 7 फरवरी 2020 को पोलैंड में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और बाद में 7 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कराया गया था। उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी के साथ 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और त्रयी को पूरा करने के लिए 2 और फिल्में फिल्माईं। संगीत मोरोन एक पेशेवर गिटारवादक और गायक हैं। उन्होंने 25 साल की उम्र में यूट्यूब वीडियो देखकर गिटार बजाना सीखा। 4. उन्होंने डार्क रूम नामक एक एल्बम जारी किया, जिसमें आधिकारिक 365 डेज साउंडट्रैक में कई गाने शामिल हैं, जिसमें उनका सबसे प्रसिद्ध गीत फील इट भी शामिल है, जिसमें फिल्म से अभिनेत्री अन्ना मारिया सिक्लुका, लॉरा बील के दृश्य है। इसके संगीत वीडियो में 10 एल्बम 14 फरवरी 2020 को जारी किया गया था और इसका निर्माण लेबल कंपनी एगोरा ऐसे द्वारा किया गया था। 11 मोरोन जॉइंड यूट्यूब ऑन 16 जनवरी 2020। He has gained over 1 million subscribers and 104 million overall views on his channel as of 8 August 2020. The most viewed video on his channel is the music video of Feel It PL, which has gained 51 million views. Other ventures. On 2nd August 2020, Moron launched a women's beachwear clothing brand, Orumroma. 12. He confirmed the creation of the company via an Instagram live story on 8 August 2020. Shortly after the announcement, the website of the clothing brand crashed due to heavy traffic. Moron makes his own designs in collaboration with fashion designer Chiara Polano. The company is owned by Moron and run by Spazio Arco Company. Personal life. Moron married Ruba Sadeh, a Lebanese stylist, in 2014. The couple had a civil marriage in Italy and Lebanon. 3. They separated in 2018 but remain legally married. 13. They have 2 sons together,
one born in 2014 and the other born in 2017. Discography. Studio albums. Year, title details, peak chart positions. SWI 14 FR 15 B वाल 16 PL 17 गेर 18 2020 डार्क रूम रिलीज्ड 14 फरवरी 2020 19-20 लेबल यूनिवर्सल म्यूजिक पॉलिडोर जर्मनी फॉर्मेट डिजिटल डाउनलोड स्ट्रीमिंग CD MP3 LP 63 195 178 272 2023 डबल डी रिलीज्ड 29 सितंबर 2023 21-22 लेबल यूनिवर्सल म्यूजिक पॉलिडोर जर्मनी फॉर्मेट डिजिटल डाउनलोड स्ट्रीमिंग CD MP3 LP मैग्डलेना लैम्पार्स्का जन्म 6 जनवरी 1988 स्लूपस्क पोलैंड एक पोलिश फिल्म और थिएटर अभिनेत्री है 2011 में लैम्पर्स्का ने वार्सो में अलेक्जेंडर जेल्वेरोविक स्टेट थिएटर अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। दोस्तों इसकी जो रेटिंग है बहुत कम है। IMDb पर इसकी जो रेटिंग है 2.7 की है। साथ ही साथ 8% रेड टमाटो यूजर्स ने इसे पसंद किया है। लेकिन फिर भी इसका तीसरा पार्ट बन रहा है। उसका कारण ये है बहुत ज़्यादा एक तरह से व्यू एक तरह से इस पर आया है जब इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था, और एक तरह से ये आंकड़ा बहुत ही ज़बरदस्त था। इसी वजह से इसे का एक तरह से अगला पार्ट हमें कंफर्म देखने को मिलने वाला है, और उसके बारे में अब आगे मैं थोड़ी और इसके कास्टिंग कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। 365 दिन इस दिन पोलिश 365 दिन 10 दिन एक 2022 पोलिश कामुक थ्रिलर फिल्म है जो बारबरा बियालोवेस और टोमास मेंडेस द्वारा निर्देशित है। 365 डेज की अगली कड़ी के रूप में काम करते हुए यह दिस डे पर आधारित है, जो ब्लैंका लिपिंस्का की त्रयी का दूसरा उपन्यास है और इसमें अन्ना मारिया सीक्लुका, मिशेल मोरोन, रेबेका कैसिराघी और मैग्डलेना लैम्पार्स्का शामिल है। फिल्म को अपने पूर्ववर्ती की तरह व्यापक रूप से नकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के साथ 27 अप्रैल 2022 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज किया गया था। एक सीक्वल द नेक्स्ट 365 डेज 19 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। एक कथानक। फिल्म की शुरुआत मासिमो और लॉरा की शादी से होती है। पिछली फिल्म के अंतिम दृश्यों में हुई दुर्घटना के कारण लॉरा ने अपना बच्चा खो दिया है। वे दोनों तब तक खुश हैं जब तक लॉरा को बोरियत महसूस नहीं होने लगती क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, जबकि मासिमो अपने काम में व्यस्त है। दैनिक तर्क वितर्क उसके मन को मासिमो के माली नाचो के प्रति समर्पित होने के लिए मजबूर करते हैं। एक रात मासिमो के घर में एक पार्टी में लॉरा ने मासिमो को अपनी पूर्व प्रेमिका अन्ना के साथ यौन संबंध बनाते हुए पाया। उस का दिल टूट गया है और वह पार्टी छोड़ देती है, जहां उसका सामना नाचो से होता है। वे दोनों एक द्वीप पर भाग जाते हैं। इस बीच मासिमो इस बात से भ्रमित है कि क्या हुआ और लॉरा की खोज शुरू कर देता है। लॉरा द्वीप पर अपने जीवन का आनंद लेना शुरू कर देती है और साथ ही वह नाचो के साथ यौन संबंध बनाने के बारे में कल्पना करती है। एक दिन नाचो लॉरा को अपने पिता से मिलने के लिए कहता है और उसे बताता है कि उसके पिता मासिमो के प्रतिद्वंद्वी माफिया गिरोह के प्रमुख हैं। लॉरा हैरान है और ठगा हुआ महसूस करती है, लेकिन फिर भी नाचो के साथ उसके पिता के घर जाती है। लॉरा के पास कुछ गार्ड बचे हैं और नाचो अपने पिता से मिलने जाता है। मासिमो का नाचो के पिता के साथ बहस हो रही है और यह पता चला है कि उनके साथ लॉरा भी है। अचानक नाचो को एहसास होता है कि उसने लॉरा को गलत गार्ड के साथ छोड़ दिया है और मासिमो और नाचो लॉरा को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस बीच मासिमो के अलग और अस्थिर जुड़वां भाई
एड्रियानो द्वारा लॉरा का अपहरण कर लिया जाता है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। यह पता चला है कि जिस रात लॉरा ने मासिमो को अन्ना के साथ यौन संबंध बनाते देखा था वह एड्रियानो था। मासिमो उस स्थान पर प्रवेश करता है और लॉरा को बचाने की कोशिश करता है। मासिमो और एड्रियानो हमेशा प्रतिद्वंद्वी रहे थे और यह सब एड्रियानो की योजना का हिस्सा था। लॉरा भागती है और उसे अन्ना और एड्रियानो द्वारा गोली मार दी जाती है, जिन्हें मासिमो और नाचो द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फिल्म नाचो के जाने और लॉरा के मैसिमो की बाहों में लेटने के साथ समाप्त होती है। उसकी किस्मत अनिश्चित है। 2. कास्ट करें। लॉरा बील टोरिसेली के रूप में अन्ना मारिया सिक्लुका, डॉन मासिमो टोरिसेली और एड्रियानो टोरिसेली, डॉन मासिमो के जुड़वां भाई के रूप में मिशेल मोरोन, सेक्सी लड़की के रूप में रेबेका कैसिराघी, ओल्गा के रूप में मैग्डेलेना लैम्पार्स्का, डोमिनिको के रूप में ओटार सारालित्जे 3, नाचो के रूप में सिमोन सुसिना 3, अन्ना के रूप में नताजा उर्बान्स्का। उत्पादन। प्रमुख फोटोग्राफी मई 2021 में इटली और पोलैंड के आसपास के क्षेत्रों में शुरू हुई, जिसमें अन्ना मारिया सिक्लुका और मैग्डेलेना लैम्पार्स्का ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया। 4, 5, 6, 7 उत्पादन मूल रूप से सिसिली और पोलैंड में 2020 में शुरू होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। 8-9 फरवरी 2021 में मिशेल मोरोन के भी अपनी भूमिका को दोहराने की पुष्टि की गई थी। 10. साउंड ट्रैक। एलपी शीर्षक 11 लेखक 11 1 365 दिन ईएमओ और मारिसा पीएल 2 एव मारिया फ्रांज शूबर्ट 3 मेरी लड़की ऑस्कर सिम्स 4 इस पर भावनाएं 5 मी अमोर जे एबेल गोसिनी कार्ला फर्नांडीज 6 अगर आपको वह पसंद है मैरिसा 7 रेत का शहर एडम पीटर्स 8 मेरे दिमाग के साथ खिलवाड़ मत करो भावनाएं 9 यह घर जैसा लगता है नैरोबी कर्ट कार्वर जिम लॉर्ड एल्डस फिंच 10 खोने के लिए कुछ भी नहीं है मारियन जा रहा तुम प्यार में थे ब्रिस्का पीएल 12 क्रिसमस के लिए मुझे बस तुम चाहिए मज़ेदार मशीन 13 क्रिसमस इयान स्कॉट 14 वादे भावनाएं 15 संकटमोचक मारियन 16 वसंत की आवाज़ें रॉयल फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा पीटर गुथ 17 स्ट्रॉस वाइन महिलाएं और गीत रॉयल फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा पीटर गुथ 18 सर्वोत्कृष्टता उंगलियों से खून बह रहा संगीत 19 रहस्य नतालिया क्राकोवियाक पीएल 20 एप्राइल कॉम्पैग्निया डिओपेरा इटालियाना एंटोनेलो गोट्टा स्टेफानो सेको 21 कुलझा हुआ इयान स्कॉट 22 मुझे थोड़ा प्यार दो टिनस की 23 आंखें लक्ष्य पर नेक्सस ट्रिक्स रेड अर्थ 24 मेरे लिए अच्छा है भावनाएं 25 सर्दी गर्मी जेएचएन मैकफिली करतब टिनस की 26 डॉस होरास जे हाबिल करतब डैनियल रोंडन और क्वीनवी 27 अब की तरफ से मैरिसा 28 मुझे दिखाओ इयान स्कॉट 29 फिर कभी नहीं टॉमी डॉचेटी 30 बी माइन रीमिक्स नाओमी अगस्त 31 द कॉलिंग एपिक्स रीमिक्स रिग्स 32 समाप्त मैरिसा 33 ईएमओ मैरिसा 34 किसी और दिन मिशेल मोरोन 35 मुझे परवाह नहीं है डीजे खलील रिलीज 365 डेज दिस डे 27 अप्रैल 2022 को पोलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 3 12 स्वागत
समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटेन टोमाटोज पर 17 आलोचकों में से 0% समीक्षाएं सकारात्मक है। 13-14 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 5 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 8 का स्कोर दिया, जो अत्यधिक नापसंदगी को दर्शाता है। 15-16 रेडी स्टेडी कट के जोनाथन विल्सन ने फिल्म की नकारात्मक समीक्षा करते हुए कहा कि कैसे फिल्म में अन्य कामुक फिल्मों के साथ सेक्स और रिश्तों का गहरा अस्वास्थ्यकर चित्रण किया गया है, जो दुरुपयोग और वर्चस्व को नियंत्रित करने के विभिन्न रूपों को ग्लैमराइज और उचित ठहराता है। और वहाँ था यदि सेक्स मोन्टाज, जिसमें फिल्म का 80% शामिल था, को हटा दिया जाए तो फिल्म में केवल 15 मिनट का कथानक था। दो वैरायटी की जेसिका कियांग ने कहा कि फिल्म कचरा फैला रही है। 17 इंडीवायर के केट एर्बलैंड ने भी एक नकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा, 365 डेज दिस डे देखने वाले अधिकांश दर्शक संभवतः महिला सशक्तिकरण की कहानियों या सुसंगत कथानकों की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि फिल्म अपने दोनों दर्शकों के साथ जिस तरह का तिरस्कार करती है वह देख रहे हैं, और इसका सितारा आभारी होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। 18 पॉलीगॉन के ओली वेल्श ने कहा, इस पर विश्वास करना जितना मुश्किल हो सकता है, यह पहली फिल्म से भी बदतर है। लेकिन यह आसान हो जाता है, क्योंकि पहली फिल्म के अधिकांश बदसूरत पक्ष को दूर कर दिया गया है। 19 फ्लिकरिंग मिथ के शॉन मुनरो ने फिल्म को 5 में से 1 देते हुए कहा, यह नीरस कामुक सीक्वल अपने पूर्ववर्ती की खराब नींव से खुद को दूर करने की व्यर्थ कोशिश करता है, और जबकि इसका उप टेलीनोवेला कथानक इतना अपमानजनक है कि विकृत हो सकता है मनोरंजक, किसी भी मानक मीट्रिक के अनुसार यह वास्तव में भयानक चीज है। 20 अगली कड़ी द नेक्स्ट 365 डेज नामक सीक्वल की योजना में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई। 4 मई 2021 में यह बताया गया कि नेटफ्लिक्स ने दिस डे के साथ साथ द नेक्स्ट 365 डेज का फिल्मांकन शुरू कर दिया था। 6 मोरोन, सीक्लुक्का और लैम्पार्स का सभी की वापसी की पुष्टि हो गई थी। 6 यह फिल्म 19 अगस्त 2022 को रिलीज हुई थी। मैरी क्यूरी, द करेज ऑफ नॉलेज, पोलिश, मारिया स्कोलोडोव्स्का क्यूरी, 4 फ्रेंच और जर्मन शीर्षक, मैरी क्यूरी 5-6, मैरी नोएल एफआर द्वारा निर्देशित 2016 की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहनिर्मित ड्रामा फिल्म है। 7 इसे 2016 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में समकालीन विश्व सिनेमा अनुभाग में प्रदर्शित किया गया था। 8 इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर 2017 में न्यूयॉर्क यहूदी फिल्म महोत्सव में हुआ। 9 कथानक फिल्म 1904 से 1911 तक मैरी क्यूरी के जीवन को दिखाती है। अपने पति पियरे क्यूरी के साथ वह रेडियम तत्व के अलगाव पर शोध करती है, जिसे उन्होंने खोजा था और जिसके परिणामस्वरूप कैंसर चिकित्सा में रेडियोधर्मिता का उपयोग करने का पहला प्रयास हुआ। हालांकि अपने दूसरे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद पियरे की घोड़ा वैगन के साथ एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अपने अत्यधिक दोहक के बावजूद क्यूरी ने अपना शोध जारी रखा और पेरिस विश्वविद्यालय में अपने पति के व्याख्यान का कार्यभार संभाला। पहले 16वें सम्मेलन में, जहां वह अकेली महिला है, उसकी मुलाकात अल्बर्ट आइंस्टीन से होती है, जो अपने आकर्षण से उसे हंसाता है। पेरिस लौटकर वह फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज में एक स्थान के लिए दौड़ती है, जिसमें अब तक केवल पुरुष शामिल होते हैं। जो लोग अभी भी महिला सदस्यों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वे चुनाव में मामूली अंतर से जीत हासिल करते हैं। फिर उसका अपने दोस्त और वैज्ञानिक पॉल लैंगविन के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। जब उनकी पत्नी ने प्रेस को सूचित किया, तो क्यूरी की सार्वजनिक रूप से बदनामी हुई। नोबेल समिति ने उन्हें 1911 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया,
जो 1903 में भौतिकी पुरस्कार के बाद उनका दूसरा नोबेल पुरस्कार था। जब उन्हें घोटाले के बारे में पता चला, तो स्वीडिश राजदूत ने उन्हें स्वेच्छा से त्याग करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और स्टॉकहोम की यात्रा की। स्वीकृति भाषण दें। कास्ट करें। मैरी क्यूरी एक भौतिक विज्ञानी के रूप में कैरोलिना ग्रुस्का, पॉल लैंगविन उनके सहयोगी और प्रेमी के रूप में एरिया वॉर्थाल्टर, पियरे क्यूरी मैरी के पति और सह शोधकर्ता के रूप में चार्ल्स बर्लिंग, मैरी की बहन ब्रोनिया के रूप में इजाबेला कुना, एक रसायनज्ञ आंद्रे डेबिन के रूप में मलिक जिदी, पियरे के पिता यूजीन क्यूरी एफआर के रूप में आंद्रे विल्म्स, एमिल अमागाट एक भौतिक विज्ञानी के रूप में डेनियल ओलब्रिचस्की, पॉल की पत्नी जीन लैंगविन के रूप में मैरी डेनार्नौड, गुस्ताव टेरी एफआर एक पत्रकार के रूप में सैमुअल फिंजी, एक भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन के रूप में पियोत्र ग्लोवाकी, अर्नेस्ट सोल्वे के रूप में जॉन फ्राइज, सबिन टैम्ब्रिया अगस्त गिल्डेनस्टोपल के रूप में, आइरीन क्यूरी के रूप में साशा क्रेपेंजानो 9 वर्ष की, आइरीन क्यूरी के रूप में रोज मोन्ट्रॉन 15 वर्ष, एवे क्यूरी के रूप में एडेल श्मिट 7 वर्ष। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। मैरी क्यूरी द करेज ऑफ नॉलेज ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $1,27,993 की कमाई की और अन्य क्षेत्रों में $1.8 मिलियन की कुल कमाई के साथ दुनिया भर में $1.9 मिलियन की कमाई की। 1-2 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 26 समीक्षाओं के आधार पर 65% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 5.30/10 है। वेबसाइट के आलोचकों ने सर्वसम्मति से लिखा है, मैरी क्यूरी द करेज ऑफ नॉलेज अपनी जानबूझकर की गई गति से कुछ दर्शकों के धैर्य की परीक्षा ले सकती है, लेकिन संवेदनशील रूप से बनाई गई इस बायोपिक के अच्छे अभिनय के परिणाम है। टीम मेटाक्रिटिक पर 6 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 49 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। कैरोलिना ग्रुस्का, जन्म 13 जुलाई 1980, एक पोलिश अभिनेत्री है। वह 1996 से 30 से अधिक फिल्मों और टेलीविजन शो में दिखाई दी है। उन्हें 2007 पोलिश फिल्म पुरस्कारों में कोचानकोवी ज़ेड मैरोनी में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2019 में वह रैग्नर ब्रैक्सन द्वारा निर्देशित आइसलैंडिक फिल्म गुलरेगन, अंग्रेजी गोल्डरेन, में दिखाई दी। हालांकि वह पहले यह भाषा नहीं जानती थी, फिर भी उसे अपनी सभी पंक्तियां आइसलैंडिक में प्रस्तुत करनी पड़ी। 3 चयनित फिल्मोग्राफी। खिड़की से दूर रहो 2000, अंतर्देशीय साम्राज्य 2006, 3 सेज़ोनी वी पेक्ले 3 सीज़न्स इनहेल 2009, इवान अमीरा 2013, साल्वेशन स्पेसिन 2015, मैरी क्यूरी ज्ञान का साहस 2016, गुलरेगन 2020, परियों की कहानियों के लिए बहुत पुराना 2022, जॉन अलेक्जेंडर एंगलर्ट, जन्म 11 मई 1943, एक पोलिश फिल्म अभिनेता है। वह 1957 से 60 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं। 2003 से उन्होंने वारसो में राष्ट्रीय रंगमंच के कलात्मक निदेशक के रूप में काम किया है। 1-2 जीवनी। 1957 में 14 साल की उम्र में उन्होंने आंद्रेज वाजदा की कनाल से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। 3 1964 में एंगलर्ट ने वारसो में अलेक्जेंडर ज़ेल्वेरोविक्स नेशनल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पोलिश थिएटर में काम करना शुरू किया,
जहां पहले उन्होंने ज्यादातर सहायक भूमिकाएं निभाईं। 1968 में टेलीविजन थिएटर द्वारा निर्मित नोट्स की अंतर्राष्ट्रीय सफलता के साथ एक सफलता मिली, जहां काज़िमिर्स कुड्स ने उन पर ध्यान दिया और फिल्म में काम की पेशकश की। अपनी हताशा के कारण एंगलर्ट ने खुद को मिलनसार, सीधे, सम्माननीय और स्पष्ट प्रेमियों की भूमिकाओं में ढाला हुआ पाया। मैं एक कन्फेक्शनरी अभिनेता के रूप में व्यवहार किए जाने से बचना चाहूंगा, यानी गहरे स्क्रीन अनुभवों का अनुभव करने में असमर्थ। 4 1969 में उन्होंने वारसो में कंटेम्परेरी थिएटर में काम करना शुरू करने के लिए पोलिश थिएटर छोड़ दिया, लेकिन 1981 में अपने मूल मंच पर वापस लौट आए, जहां वे 1994 तक रहे। 1997 में उन्होंने वारसो में नेशनल थिएटर के लिए अभिनय करना शुरू किया और इसके कलात्मक निर्देशक बन गए। 2003 एक समारोह जिसे वह आज तक पूरा कर रहे हैं। 2 फिल्म में अपनी सफलता और लोकप्रियता के बावजूद एंगलर्ट ने कहा है कि वह थिएटर में अपने काम को सबसे अधिक महत्व देते हैं और यही उन्हें सबसे बड़ी संतुष्टि का अनुभव होता है। 4 उनके काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। मई 2001 में उन्हें मॉस्को में रूसी एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स के मानद प्रोफेसर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 3 उन्हें 2001 में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर क्वासनिविस्की द्वारा ऑर्डर ऑफ पोलोनिया रेस्टिट्यूटा से सम्मानित किया गया था। 5 एंगलर्ट का एक भाई मैकिएज एंगलर्ट है, जो एक अभिनेता भी है। 3 ताजेमनिका वेस्टरप्लेट 2013 365 डेज फिल्म यहाँ पुनर्निर्देश करता है। तेलुगु फिल्म के लिए 365 डेज 2015 फिल्म देखें। 365 दिन नाट्य विमोचन पोस्टर पोलिश 365 दिनी निर्देशक बारबरा बियालोवेस टोमास मैंडेस पटकथा की है टोमास क्लिमाला बारबरा बियालोवेस टोमास मैंडेस ब्लैंका लिपिंस्का पर आधारित ब्लैंका लिपिंस्का द्वारा 365 डीएनआई द्वारा उत्पादित मैकियस कावल्स्की ईवा लेवांडोस्का टोमास मैंडेस अभिनीत अन्ना मारिया सिक्लुका मिशेल मोरोन ब्रोनिस्लाव व्रोक्लाव्स्की ओटार सारालिड्जे माग्दालेना लैम्पार्स्का नताजा उर्बंस्का छायांकन माटुस सिर्लिका द्वारा संपादित मार्सिन ड्रूनोव्स्की संगीत दिया है माइकल सरपाटा माटुस सारापाटा उत्पादन कंपनियां एकिपा एसपी जेडऊ भविष्य का स्थान अगली फिल्म टीवीएन द्वारा वितरित अगली फिल्म रिलीज की तारीख 7 फरवरी 2020 पोलैंड कार्यकारी समय 114 मिनट देश पोलैंड बोली पोलिश इतालवी अंग्रेजी बॉक्स ऑफिस $9.5 मिलियन 365 डेज पोलिश 365 डीएनआई एक 2020 पोलिश कामुक थ्रिलर फिल्म है जो बारबरा बियालोविस और टोमास मैंडेस द्वारा निर्देशित है। ब्लैंका लिपिंस्का के त्रयी के पहले उपन्यास पर आधारित कथानक एक युवा वारसो महिला अन्ना मारिया सिक्लुका का एक भावनात्मक रिश्ते में एक प्रमुख सिसिली व्यक्ति मिशेल मोरोन के प्यार में पड़ जाता है, जो उसे कैद कर लेता है और उस पर 365 साल की सजा लगाता है। उसके प्यार में पड़ने के कुछ दिन यह फिल्म 7 फरवरी 2020 को पोलैंड में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बाद में 7 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कराई गई थी। इसने तुरंत वैश्विक ध्यान आकर्षित किया,
कई महाद्वीपों के कई क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वस्तुओं में से एक बन गई और सबसे लंबी अवधि में से एक रही। संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटफ्लिक्स के इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वस्तु के रूप में इस लोकप्रियता के बावजूद फिल्म को आलोचकों द्वारा सार्वभौमिक रूप से निंदा की गई। आलोचना का उद्देश्य माफिया का कथित महिमामंड न करना और यौन दृश्यों का भारी उपयोग करना था, जिसमें यौन हिंसा भी शामिल थी। 50 शेड्स त्रयी की तुलना करते हुए इसे सबसे खराब फिल्मों में से एक माना जाता है। पूरे समय 365 डेज दिस डे शीर्षक से एक सीक्वल 27 अप्रैल 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। कथानक टोरिसेली सिसिली माफिया अपराध परिवार और काले बाजार के डीलरों के बीच एक बैठक के बाद मासिमो टोरिसेली समुद्र तट पर लॉरा बील नाम की एक खूबसूरत महिला को देखता है। अचानक डीलरों ने मासिमो और उसके पिता को गोली मार दी। मासिमो बच जाता है, जबकि उसके पिता की चोटों के कारण मृत्यु हो जाती है। 5 साल बाद मासिमो टोरिसेली अपराध परिवार का नेता है। वारसो में लॉरा अपने प्रेमी मार्टिन के साथ अपने रिश्ते से नाखुश है। लॉरा अपना जन्मदिन इटली में मार्टिन के साथ मनाती है, जहां मासिमो द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। अपने विला में मासिमो लॉरा को बताता है कि वह कौन है और उसकी पिछली कहानी क्या है। वह उसे बताता है कि जब वह घायल हो गया था तो वह केवल उसके बारे में सोच सकता था। वर्षों तक खोजने और अंततः उसे ढूंढने के बाद उसने उसे इस उम्मीद में 365 दिनों तक कैदी के रूप में रखने के इरादे से उसका अपहरण कर लिया कि उसे उससे प्यार हो जाएगा। वह उससे यह भी वादा करता है कि वह उसकी सहमति के बिना उसे अंतरंग रूप से नहीं छुएगा, भले ही वह उसके प्रति शारीरिक और यौन रूप से आक्रामक हो। जैसे ही वे एक साथ समय बिताते हैं, लॉरा उसे चिढ़ाती है और उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार कर देती है। बाद में मासिमो उसे बिस्तर पर लिटा देता है और लॉरा को उसे किसी अन्य महिला से मुख मैथुन करते हुए देखने पर मजबूर करता है। बाद में वह दावा करता है कि वह उसके साथ बलात्कार करने जा रहा है, लेकिन उसका मन बदल जाता है और वह उसे एक क्लब के लिए तैयार होने का आदेश देता है। क्लब में लॉरा प्रतिद्वंद्वी माफिया परिवार के एक व्यक्ति के साथ फ्लर्ट करती है, जो उसके साथ छेड़छाड़ करता है। मासिमो ने अपने हथियार निकाल लिए और लॉरा को क्लब से बाहर निकाल दिया गया। अगली सुबह वह एक नौका पर जागती है, जहां मासिमो कबूल करता है कि उसने उस आदमी के हाथ में गोली मार दी और दोनों परिवारों के बीच गिरोह युद्ध भड़का दिया। लॉरा माफी मांगने का प्रयास करती है, लेकिन मासिमो इस घटना के लिए उसे दोषी ठहराती है। वे बहस करते हैं और लॉरा पानी में गिर जाती है। मासिमो उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। जब वह होश में आती है तो वह स्वीकार करता है कि वह डर गया था कि वह ऐसा नहीं कर पाएगी और वह उसे खोना नहीं चाहता है। लॉरा को एहसास होता है कि उसे मासिमो से प्यार हो गया है। दोनों ने सेक्स किया। उस शाम बाद में मासिमो और लॉरा एक छद्मवेशी गेंद में भाग लेते हैं, जहां अन्ना नाम की एक महिला लॉरा को धमकी देती है। मासिमो ने खुलासा किया कि उसने एना को डेट किया था, लेकिन उससे कहा कि अगर उसे लॉरा मिल गई तो वह चला जाएगा, और उसने ऐसा तब किया जब उसने हवाई अड्डे पर लॉरा को पहचान लिया। गेंद के बाद मासिमो और लॉरा ने फिर से सेक्स किया। वह उसे बताता है कि वह उसे वारसो में अपने प्रियजनों से मिलने के लिए भेज रहा है और व्यवसाय खत्म करने के बाद उसके साथ शामिल होने का वादा करता है। फिर वह उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है। हवाई अड्डे के लिए कार की सवारी में मासिमो के माफियाओं में से एक डोमिनिको ने घबराई हुई लॉरा को आश्वस्त करने की कोशिश की कि अन्ना उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन एक फोन आता है। लॉरा को वारसो में इंतजार करने के लिए कहता है
और भाग जाता है। वारसो में लॉरा बिना किसी संपर्क के कई दिनों तक मासिमो का इंतजार करती है। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त ओल्गा के साथ फिर से मिलती है और वे क्लब में जाते हैं। वह मार्टिन से मिलती है, जो कहता है कि वह उसे ढूंढ रहा है। वह उसे सुलह करने के लिए मनाने का प्रयास करता है और उसके पीछे उसके अपार्टमेंट तक जाता है, जहां मासिमो अप्रत्याशित रूप से इंतजार कर रहा है। मार्टिन चला जाता है और लॉरा और मासिमो सेक्स करते हैं। जब लॉरा अपनी शर्ट खोलती है, तो उसे चल रहे संघर्ष से उसके घावों का पता चलता है। अगली सुबह माँ आसिमो प्रस्ताव रखता है और वह स्वीकार कर लेती है। हालांकि वह उससे अपने व्यवसाय को अपने माता-पिता से गुप्त रखने के लिए कहती है। इटली में वापस मारियो ने मासिमो को बढ़ते तनाव के बारे में सूचित किया। लॉरा अस्वस्थ महसूस करने का उल्लेख करती है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से कतराती है। वे अपनी आगामी शादी के बारे में चर्चा करते हैं कि उसके परिवार को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि मैसिमो क्या करता है। हालांकि मासिमो ओल्गा को लॉरा की दुल्हन की सहेली के रूप में आने की अनुमति देता है। जब ओल्गा आती है, तो लॉरा बताती है कि वह गर्भवती है। ओल्गा ने उससे मासिमो को गर्भावस्था के बारे में बताने का आग्रह किया। इस बीच मासिमो के सहयोगी मारियो को टोरिसेली मुखबिर से फोन आता है कि प्रतिद्वंद्वी माफिया परिवार लॉरा को मारने वाला है। लॉरा की कार एक सुरंग में प्रवेश करती है, लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं आती है। लॉरा का कॉल ड्रॉप होते ही मारियो मासिमो को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। निहितार्थ को समझते हुए मासिमो टूट जाता है। कास्ट करें। 2019 में मिशेल मोरोन, ब्लैंका लिपिंस्का और अन्ना मारिया सिक्लुका। लॉरा बील के रूप में अन्ना मारिया सिक्लुका। एस्कुडेरो मासिमो के रूप में मिशेल मोरोन। मारियो के रूप में ब्रोनिस्लाव व्रोक्लाव्स्की। डोमेनिको के रूप में ओटार सारालित्जे। ओल्गा के रूप में मैग्डेलेना लैम्पार्स्का। अन्ना के रूप में नताजा उर्बान्स्का। क्लारा बील, लॉरा की मां के रूप में ग्राजिना सजापोलोव्स्का। लॉरा के पिता टॉमास बील के रूप में टॉमास स्टॉकिंगर। मासिमो के पिता के रूप में गियानी पेरिसी। मार्टिन के रूप में मार्टुस लासोव्स्की। दुल्हन के रूप में ब्लैंका लिपिंस्का 2। उत्पादन। फिल्म के दृश्य मुख्य रूप से पोलैंड, वार्सो, क्राको और निकोलोमिस और इटली, सैनरेमो में फिल्माए गए थे। 3 साउंड ट्रैक। फिल्म का थीम गीत फील इट 4 साथ ही वॉच मी बर्न, डार्क रूम और हार्ड फॉर मी गाने मोरोन द्वारा गाए गए हैं। आई सी रेड, गिवायम हेल और विकेड वेज गाने एवरीबडी लव्स एन आउटलॉ उर्फ बोनी और टेलर सिम्स द्वारा गाए गए थे। 5 आई सी रेड ने यूएस में स्पॉटिफाई के वायरल 50 चार्ट पर एक स्थान प्राप्त किया, साथ ही हार्ड फॉर मी भी शीर्ष 5 में शामिल हुआ। 5 मोरोन और एवरीबॉडी लव्स एन आउटलॉ ने रोलिंग स्टोन के शीर्ष 10 में प्रवेश किया। निर्णायक 25 चार्ट। 5 रिलीज 365 डेज को पोलैंड में 7 फरवरी 2020 को रिलीज किया गया, जिसने $9 मिलियन की कमाई की। एक यूनाइटेड किंगडम में फिल्म को 14 फरवरी 2020 को सीमित नाटकीय रिलीज मिली और जून 2020 में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर से पहले $4,94,181 की कमाई की। 6 स्वागत। फिल्म ने जर्मनी, ब्राजील, सऊदी अरब, लेबनान, लिथुआनिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, तुर्की, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ग्रीस, रोमानिया सहित कई देशों में नेटफ्लिक्स पर शीर्ष 3 सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वस्तुओं में जगह बनाई। दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, संयुक्त अरब अमीरात,
यूनाइटेड किंगडम, मॉरिशस, कनाडा, इज़राइल, न्यूजीलैंड, मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। 7-8 यह अमेरिका में नेटफ्लिक्स की एक फिल्म के रूप में दो बहुत इफ्सिया अवधि वाली पहली फिल्म थी। यह 4 दिनों के लिए एक थी, फिर उस स्थान पर द 5 ब्लड्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, लेकिन फिर 3 दिन बाद एक पर वापस आ गया। इस प्रकार फिल्म को 10 दिनों तक एक स्थान मिला, जो चार्ट के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन है। 9 365 डेज ने 2015 के कामुक नाटक 50 शेड्स ऑफ ग्रे के साथ समानताएं बनाईं। 10 जून 2011 12 अपहरण और बलात्कार को रूमानी रूप देने के लिए इसकी आलोचना की गई। 13 14 15 16 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 16 समीक्षाएं एकत्र की और उनमें से 0% को सकारात्मक के रूप में पहचाना, औसत रेटिंग 1.9/10 के साथ। 17 वैरायटी की जेसिका कियांग ने फिल्म को पूरी तरह से भयानक, राजनीतिक रूप से आपत्तिजनक, कभी-कभी प्रफुल्लित करने वाला पोलिश हम्पैथॉन बताया। 18 द गार्जियन ने अन्य मीडिया का हवाला देते हुए कहा वैरायटी ने इसे बालों से भी ज्यादा मूर्ख कहा। कॉस्मोपॉलिटन ने इसे सबसे बुरी चीज जो मैंने कभी देखी है करार दिया। फिल्म के निराशाजन संवाद, खराब चरित्र विकास और अनसेक्सी सेक्स दृश्य। 19 फिल्म निर्माता गैस्पर नोए ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा, वह बेहद बेवकूफ़ी भरी पोलिश फिल्म भी है जो नंबर 1 थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को हस्तमैथुन करने की जरूरत है। उनके पास एक लिंग है या अन्यथा वो समझाता है। उन्हें बस अपने खिलौनों से खेलने की जरूरत है। 20 17 जून 2020 को एक फ्रांसीसी नारीवादी समूह कलेक्टिव सोर्सिरेस ने फिल्म को स्ट्रीमिंग उपलब्धता से हटाने के लिए नेटफ्लिक्स फ्रांस को संबोधित करते हुए चेंज ऑर्ग के माध्यम से एक ऑनलाइन याचिका शुरू की। 16 अगस्त तक इस पर 40,000 हस्ताक्षर प्राप्त हो गए। 21 जुलाई 2020 को गायक डफी ने नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिक्स को संबोधित करते हुए एक खुला पत्र लिखा, जिसमें यौन हिंसा को ग्लैमराइज करने के लिए फिल्म की आलोचना की गई। उन्होंने कहा, यह किसी के मनोरंजन का विचार नहीं होना चाहिए, न ही इसे इस तरह वर्णित किया जाना चाहिए या इस तरह से इसका व्यावसायीकरण किया जाना चाहिए। 22 इसके बाद सोशल मीडिया प्रभावशाली मिकाएला जोन द्वारा शुरू की गई एक और चंग ई.ऑर्ग याचिका पर 70,000 से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त हुए। 23 जुलाई 2020 को पीटीसी अध्यक्ष टिमोथी एफ. विंटर ने नेटफ्लिक्स से फिल्म को मंच से हटाने का अनुरोध किया। 24 प्रशंसा मार्च 2021 में फिल्म को वर्स्ट पिक्चर सहित 6 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 25 365 दिनों के लिए पुरस्कार और नामांकन। पुरस्कार समारोह की तिथि, वर्ग, प्राप्तकर्ता, परिणाम, संदर्भ। गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार 24 अप्रैल 2021 सबसे खराब तस्वीर मैसीज कावल्स्की, इवा लेवांडोस्का और टोमास मेंडेस मनोनीत। 26 सबसे खराब निर्देशक बारबरा बियालोविस और टोमास मेंडेस मनोनीत। सबसे खराब अभिनेता मिशेल मोरोन मनोनीत। सबसे खराब अभिनेत्री अन्ना मारिया सीक्लुका मनोनीत। सबसे खराब पटकथा टोमास क्लिमला और बारबरा बियालोवेस और टोमास मेंडेस और ब्लैंका लिपिंस्का। ब्लैंका लिपिंस्का के उपन्यास पर आधारित जीत गया। सबसे खराब प्रीक्वल, रीमेक, रिप ऑफ या सीक्वल मनोनीत। अगली कड़ी। मुख्य लेख 365 दिन, यह दिन और अगले 365 दिन। दिस डे नामक अगली कड़ी की योजना में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई। 27 मई 2021 में यह बताया गया कि नेटफ्लिक्स ने एक साथ 2 सीक्वल की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें कई कलाकार वापस आ गए हैं।
28 मोरोन, सीक्लुक्का और लैम्पार्स्का की वापसी की पुष्टि हो गई है। 29 सीक्वल के शीर्षकों को 365 डेज पार्ट 2 और 365 डेज पार्ट 3 कहा गया। 30-31 दूसरी फिल्म, जिसका नाम बदलकर 365 डेज दिस डे रखा गया, का प्रीमियर 27 अप्रैल 2022 को नेटफ्लिक्स पर हुआ। 32 तीसरी फिल्म, जिसका नाम बदलकर द नेक्स्ट 365 द एज रखा गया, का प्रीमियर 19 अगस्त 2022 को हुआ। उन्होंने शुरुआत में लॉर्ड्स में नेशनल फिल्म स्कूल में पढ़ाई की लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। 2007 में उन्होंने अपनी पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म रिजर्वाट नाम से बनाई। फिल्म वारसो के प्रागा जिले में रहने वाले एक फोटोग्राफर की कहानी बताती है, जो एक स्थानीय हेयरड्रेसर पर मोहित हो जाता है और परिणामस्वरूप उसका एक अपराधी के साथ संघर्ष होता है, जो उसके साथ एक फ्लैट साझा करता है। उन्हें 32वें ग्डिनिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू का पुरस्कार मिला। 2011 में उन्होंने हना सैमसन के एक उपन्यास पर आधारित वोजना जेनस्को मेस्का का निर्देशन किया, जिसे आलोचकों से बहुत कम अनुकूल समीक्षा मिली। 2014 में पल्कोव्स्की ने अपनी सबसे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म गॉड्स का निर्देशन किया, जिसमें टॉमास कोट ने अभिनय किया और यह एक सर्जन ज़्बिग्niew रेलिगा के जीवन पर आधारित थी, जिसने पोलैंड में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। फिल्म ने 39वें ग्डिनिया फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स जीता और साथ ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पोलिश फिल्म पुरस्कार भी जीता। 3 अप्रैल 2017 में उन्होंने ट्राइथलीट जेर्जी गोर्स्की के जीवन से प्रेरित एक बायोपिक ब्रेकिंग द लिमिट्स का निर्देशन किया। 5 इस फिल्म को ग्डिनिया फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड मिला। 6 उन्होंने 2016 में एक पुरस्कार विजेता अपराध नाटक बेलफर सहित कई टेलीविजन श्रृंखलाओं का भी निर्देशन किया। 7 उन्होंने 2018 में पुलापका द ट्रैप टीवी श्रृंखला के पहले 6 एपिसोड का भी निर्देशन किया। 8 जबकि 2019 में उन्होंने मिजोविस्को का निर्देशन किया, वोज्शिक चमीलार्स के अपराध उपन्यास पर आधारित। 9 फिल्मोग्राफी रिजर्वाट 2007। दोस्तों इस मूवी के बारे में बात की जाए तो ये हमें 27 अप्रैल 2022 को देखने को मिली थी और 109 मिनट इसकी टोटल लेंथ थी। साथ ही साथ मुख्य रूप से इसे पॉलिन्स, इंग्लिश, इटलियन, स्पेन के अंदर एक तरह से लैंग्वेज में बनाया गया था और बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया था। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इसे देख पाओगे। बाकी दोस्तों इसके बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताई दी है मैंने। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।